नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के जनवरी महीने पर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। सब्जेक्टिव फॉर्म में हम यह करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे सीजीपीएससी से हो चाहे सीजी व्यापम, जो कि अब सीजी एसएसबी हो चुका है, उसके लिए एक बेस के लिए यह काम करेगा। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। दो योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। एक है हमारा पीएम फसल बीमा योजना और दूसरा है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इनके उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है और इसके लिए राज्य को दिया गया है प्रथम पुरस्कार। तो आपको याद रखनी है कि दो योजनाएं हैं, एक तो है हमारा पीएम फसल बीमा योजना, दूसरा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। दोनों कृषि क्षेत्र से संबंधित है, दोनों फसल बीमा से संबंधित है। इनके उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फसल बीमा क्या होती है? हमने फसल लगाई और किसी भी प्रकार से इस फसल को, चाहे इसकी पैदावार को हो या फिर पैदावार ही नहीं हो पाई या बुआई नहीं हो पाई, इस केस में जो भी डैमेज होता है उसे कंपनसेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। पैसे दिए जाते हैं उसके कंपनसेशन के तौर पर। इसे ही बोला जाता है फसल बीमा योजना। और यह दो प्रकार की है। एक तो है पीएम फसल बीमा योजना, ये मुख्यतः आपके खाद्यान्न फसलों के लिए है। खाद्यान्न फसलें यानी अनाजों के लिए, जैसे आपका धान हो गया, गेहूं, कोदो कुटकी, ज्वार बाजरा, इनके लिए यह है पीएम फसल बीमा योजना। वहीं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, जिसे कहा जाता है रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यह मुख्यतः उद्यानिकी फसलों के लिए है। उद्यानिकी फसलें यानी कौन सी फसलें हो गई? जैसे सब्जी हो गए, फल हो गए, मसाले, फूल, ये सब के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना चलाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के सम्मानित विभाग, दो विभागों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। एक तो हमारा कृषि विभाग और एक है उद्यानिकी विभाग। कृषि विभाग पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखने हैं विभाग कौन कौन से, दो विभाग को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। दोनों योजनाएं हालांकि एक ही समय पर शुरू हुई थी 2016, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दो योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान मिला है और विभाग कौन से हैं? उद्यानिकी एवं कृषि विभाग संयुक्त रूप से। नेक्स्ट देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। यह राष्ट्रीय सम्मान दो पदकों के रूप में दिया गया है। एक तो है हमारा विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है राम अवतार सिंह राजपूत जी को, जो धमतरी में पदस्थ हैं। और सराहनीय सेवाओं के लिए कुल 10 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। यानी यदि प्रश्न बने कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, तो कुल 11 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक को दिया गया है विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक और 10 को दिया है सराहनीय सेवाओं के लिए पदक। ये नाम आपको खासकर याद रखना है क्योंकि ये सेवा क्षेत्र में पुलिस के यदि पुलिस की यदि कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में यह जो राष्ट्रपति पदक है वह सबसे बड़ा मेडल माना जाता है। देखिए, वीरता पदक एक अलग कैटेगरी होती है और सेवा पदक एक अलग कैटेगरी होती है। तो इस सेवा क्षेत्र में जो हाईएस्ट लेवल का ऑनर होता है वह प्रेसिडेंशियल मेडल होता है फॉर पीस, विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक। ये नाम आपको मुख्यतः याद रखने हैं। पद्मश्री सम्मान, इस वर्ष छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को 2 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। 2 इसलिए क्योंकि यह जो पद्मश्री पुरस्कार है डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं सुनीता गोडबोले को जो पद्मश्री दिया गया है वह संयुक्त रूप से दिया गया है। इसे एक पद्मश्री के रूप में काउंट किया जाता है। चलिए पहले देखते हैं इधर। श्रीमती बुधरी ताती जी, इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये बड़ी दीदी के नाम से विख्यात है। ये मुख्यतः बिलोंग करती हैं जिला दंतेवाड़ा से। इन्होंने महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में काम किया है, तो इन्हीं क्षेत्र के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये 1984 से वनांचल क्षेत्र में यानी बस्तर संभाग में नशा मुक्ति, साक्षरता अभियान, सामाजिक जागरूकता, महिला एवं बालिका शिक्षा जैसे क्षेत्र में कार्यरत है। यानी सामाजिक अपलिफ्टमेंट में, सामाजिक जागरण में, सामाजिक आप कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट में ये बहुत लंबे समय से काम कर रही है और इनके इन्हीं एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं सुनीता गोडबोले जी को संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान दिया गया है। इसे एक पुरस्कार ही माना जाता है। ये भी निवासी हैं दंतेवाड़ा के
इन्होंने चिकित्सा सेवा में अनुकरणीय योगदान दिया है, यानी जो बस्तर संभाग क्षेत्र है वहाँ पर ये चिकित्सा क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। पिछले देखिए 37 वर्षों से बस्तर अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में ये निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा में सेवा में रत है। आयुर्वेद चिकित्सा देखिए बस्तर संभाग में वैसे ही लोगों का विश्वास आयुर्वेद के प्रति ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इन चीज़ों से परिचित रहे हैं। तो वहाँ पर ये लगातार निःशुल्क सेवा दे रहे हैं पिछले 37 वर्षों से, इसीलिए इनको इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यदि टोटल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के कितने लोगों को पद्मश्री मिल चुका है, तो पद्मश्री यदि पुरस्कार की बात की जाए तो टोटल 36 पद्मश्री पुरस्कार छत्तीसगढ़ की झोली में आ चुके हैं। 35th रेसिपिएंट वॉज श्रीमती बुधरी ताती और 36th रेसिपिएंट वर डॉक्टर रामचंद्र गुडबोले एवं सुनीता गुडबोले। वैसे नेशनल लेवल पर बात की जाए तो कुल इस वर्ष 131 पद्म अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें यदि पद्म विभूषण की बात की जाए तो पद्म विभूषण इस साल दिया गया है 5 पर्सनालिटीज को। यदि पद्म भूषण की बात की जाए तो पद्म भूषण इस वर्ष दिया गया है 13 पर्सनालिटीज को, और यदि पद्मश्री की बात की जाए तो वह दिया गया है 113, यानी टोटल हो गए हमारे 131 पद्म पुरस्कारों का वितरण इस वर्ष किया गया है। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, इसकी घोषणा पिछले वर्ष की गई थी और यह इसका प्रथम संस्करण था। इस वर्ष प्रथम संस्करण के ये युवा रत्न सम्मान डिक्लेयर किए गए हैं, युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्षेत्र कौन कौन से, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, साहित्यिक, शैक्षणिक, खेल एवं अन्य कई क्षेत्रों में भी यह युवा रत्न सम्मान जो है इस वर्ष प्रदान किया गया है। इसके लिए पात्रता क्या थी? सबसे पहली पात्रता तो यह है कि वो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। फिर दूसरी पात्रता यह थी कि उनकी उम्र जो है वो 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी यह कहला रहा है छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान। अदरवाइज यह छत्तीसगढ़ प्रौढ़ रत्न सम्मान हो जाता है। खैर, यहाँ पर हमको देखना है कि यह सम्मान किस वर्ग में दिया गया है। तो एक तो है हमारा संगठन के लिए दिया गया, और बाकी फिर 8 सम्मान जो है वो युवा के लिए दिए गए हैं। युवा में भी एक मेजर अवार्ड है युवा रत्न सम्मान, यह सबसे बड़ा अवार्ड इसके अंतर्गत रखा गया है, और ये इस वर्ष मिला है पीयूष जायसवाल जी को, जो बिलोंग करते हैं बेमेतरा से। युवा के लिए दिया गया है सम्मान पीयूष जायसवाल जी को, ये बिलोंग करते हैं बेमेतरा से। साहित्य के क्षेत्र में अमित यादव, ये आते हैं सरगुजा से। शिक्षा क्षेत्र में परिधि शर्मा जी को, जो दुर्ग से आती है। लोक कला के क्षेत्र में ओजस्वी साहू, जो कि धमतरी से बिलोंग करती हैं। इनको आप जानते होंगे, बाल कलाकार हैं, ये गायिका हैं आरू साहू के नाम से इनको ज़्यादा जाना जाता है। सामाजिक क्षेत्र में यदि देखा जाए तो शिल्पा साहू, जो कांकेर से आती हैं। नवाचार यानी इनोवेशन के क्षेत्र में मृणाल विदानी, जो महासमुंद से आती है। खेल क्षेत्र में संजू देवी कबड्डी की इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो बिलासपुर से बिलोंग करती हैं। फिर कला संस्कृति के क्षेत्र में सचिन कुन्हरे, जो कि कवर्धा से आते हैं। इस प्रकार से 8 ऐसे युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। और संगठन के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो संगठन में धमतरी का एक सोशल सर्विस संगठन है, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, युवा स्टार सेवा समिति खुरतुली धमतरी पर बेस्ड यह समिति है। इन्हें छत्तीसगढ़ युवा रत्न से सम्मानित किया गया है। अब यदि प्राइज देखा जाए तो प्राइज में हमारे क्या क्या है, एक तो इसमें इनको दिया गया है पदक, फिर दिया गया है प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट इनको दिया गया है, फिर शॉल एक प्रदान किया गया है, और इनामी राशि दी गई है। देखिए संगठन में जो इनामी राशि है वह थोड़ी ज़्यादा है, इनको प्रदान किया गया है 5 लाख रुपए की इनामी राशि संगठन को। और यदि युवा वर्ग में देखा जाए तो मैंने बताया था कि बड़ा सम्मान हमारा सबसे युवा वाला है, इनको प्रदान किया गया है 2.5 लाख रुपए, और बाकी सभी विनर्स को सम्मानित किया गया है 1-1 लाख रुपए से। यह बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, यह उत्कृष्टता पुरस्कार देखिए 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को। दूसरा श्रेणी है हमारा विभागीय श्रेणी यानी डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है। और यह दिया किस लिए जाता है? इनोवेशंस के लिए। देखिए हमारी देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनता की संख्या, आम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इनके प्रॉब्लम्स भी इसलिए ज़्यादा होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंटल तौर पर किसी प्रॉब्लम के लिए कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन लाया गया है, जिससे इफेक्टिव वे में हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निराकरण हो गया, वही एक तरीका बहुत से
हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और आगे भी वह करता रहेगा, इस टाइप की यदि कोई इनोवेटिव चीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या किसी डिपार्टमेंट द्वारा लाई गई है तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, लगभग ऐसे ही 2 श्रेणियों में दिया जाता है। इस वर्ष टोटल 10 ऐसे सम्मान दिए गए हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और 5 जो है डिपार्टमेंटल ग्रुप में आप बोल सकते हैं, विभागीय श्रेणी में 5 विभागों को भी सम्मानित किया गया है। तो ये जिले कौन कौन से हैं? एक तो हमारा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इनको दिया गया है ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण, यानी जमीन का जो रिकॉर्ड है उसके डिजिटलीकरण के लिए इनको सम्मानित किया गया है। फिर जशपुर है, निर्माण जशपुर एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग ढांचा, यानी जो भी हमारे सरकारी निर्माण हो रहे हैं उनके रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए ये एक डिजिटल पोर्टल बनाए हैं, उसके लिए जशपुर जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया है। जियो टैगिंग के माध्यम से हर एक प्रोग्रेस को यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। जियो टैगिंग यानी यदि हमारा कहीं पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर पुल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ हर 1-2 दिन के जो अपडेट है वो फोटो क्लिक करके साइट में अपडेट करना होता है, इसे बोला जाता है जियो टैगिंग। फिर महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी को संवर्धित टेक होम राशन के लिए, संवर्धित टेक होम राशन क्या है? एक ऐसा आंगनबाड़ी द्वारा फूड पैकेट तैयार किया जाता है रेडी टू ईट टाइप से, जिसमें पोहा, चिवड़ा, लड्डू ये सब होंगे। इनसे क्या होगा, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो शिशु हैं उनको पोषण प्राप्त होता है, उसके लिए यहाँ पर महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी को सम्मानित किया गया है। गरियाबंद जिले को हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप के लिए सम्मानित किया गया है। हाथी ट्रैकिंग ऐप गरियाबंद जिला प्रशासन ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया है, ताकि यदि कहीं पर हाथी की मूवमेंट है तो वहाँ के ग्रामीणों को सूचित किया जा सके। फिर नारायणपुर इंटीफाई इंटेलिजेंस टूल आंतरिक सुरक्षा डेटा एकीकरण, यहाँ नक्सल की समस्या मुख्यतः है, तो नक्सल समस्या या साइबर क्राइम या इस टाइप की जो भी अपराध है उनका एक डेटा एकीकरण तंत्र बनाया गया, उसके लिए नारायणपुर को सम्मानित किया गया। तो जिला प्रशासन में यदि हम देखें तो एक है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा यानी दंतेवाड़ा जिला, फिर जशपुर, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद एवं नारायणपुर को सम्मानित किया गया। डिपार्टमेंटल ग्रुप में हम देखें तो वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को सम्मानित किया गया। 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम के लिए, ये सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? सपोज कोई फैक्ट्री कहीं पर लगाना चाह रहा है या कोई अपनी यूनिट सेटअप करना चाह रहा है तो उसे बहुत सारे क्लियरेंस लेने होते हैं, लैंड क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फायर सेफ्टी क्लियरेंस, कई प्रकार के लाइसेंस लेने होते हैं, तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चक्कर ना काटने पड़े, एक ही पोर्टल में वो जाए, अप्लाई करे किन किन चीज़ों के लिए उसको चाहिए और यहीं से उसको सारे लाइसेंस और परमिशंस ग्रांट हो जाते हैं। इसको बोला जाता है सिंगल विंडो सिस्टम। तो ये इनोवेटिव वे में 1 सिंगल विंडो सिस्टम इन्होंने लाया है, इसके लिए इनको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर एक है स्कूल शिक्षा विभाग, इन्होंने बनाया विद्या समीक्षा केंद्र, एआई सक्षम प्लेटफॉर्म है, टीचर्स एवं स्टूडेंट की मॉनिटरिंग इसके द्वारा की जाती है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, क्यूआर कोड आधारित सूचना स्व प्रकटीकरण की व्यवस्था, यह मुख्यतः लैंड रिकॉर्ड, टैक्स वगैरह, खरीद बिक्री इन सबसे संबंधित है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, इनको फाइनेंशियल डिलीवरी सिस्टम 2.0 यानी ई-क्यूआर, ई-क्यूबेर डिजिटल भुगतान प्रणाली के इनको सम्मानित किया गया है, यानी सरकारी वित्तीय लेन देन जो है उसको सुरक्षित एवं ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस डिपार्टमेंट को मिला है यह सम्मान। फिर वाणिज्यिक कर यानी आबकारी विभाग की यहाँ पर बात हो रही है, इन्होंने समग्र ई इनवॉइस सुधार पहल लाया है। ई इनवॉइस क्या होता है? यदि आबकारी विभाग यदि कोई यहाँ पर शराब वगैरह की खरीदी कर रहा है तो उसको ई इनवॉइस यानी ई बिल देना अनिवार्य है, बिना बिल के यह बिक्री नहीं हो सकती। इससे होता क्या है, सरकार को राजस्व बढ़ता है। यदि कोई बिना बिल के यह चीजें बेचेगा तो पूरे पैसे उसके जेब में जाएंगे, वह सरकार को कोई भी टैक्स नहीं दे रहा होगा। इसलिए यहाँ पर सरकार ने ई बिल को मैंडेटरी कर दिया है, इस डिपार्टमेंट द्वारा ई बिल को मैंडेटरी कर दिया गया है, इसके लिए इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 5 विभाग कौन से हैं? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट यानी वाणिज्य और उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और वाणिज्यिक कर यानी आबकारी विभाग की बात है। स्त्री परियोजना इसकी फुल फॉर्म पहले हम देखते हैं। स्त्री परियोजना की फुल फॉर्म क्या है? स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल वुमेन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर हमको कुछ मेन चीजें पकड़नी है। देखिए स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर यानी हम कौशल प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। फिर रूरल वुमेन यानी ग्रामीण महिलाओं की बात कर रहे हैं। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी इनकी आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हैं, यानी ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना,
यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य आप मान सकते हैं। तो देखिए, उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक वृद्धि हेतु कौशल विकास परियोजना यह संचालित की जा रही है। इसका संचालन किया जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी रायपुर द्वारा यह परियोजना संचालित होगी, परंतु कार्यान्वयन इसका होगा एनआईटी रायपुर की एक कंपनी है छोटी सी अपनी, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए लक्षित जिला रखा गया है धमतरी। एक्चुअली हो क्या रहा है देखिए, धमतरी जिला में कई ऐसे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे जहां विशेषतः जो महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आपका हैंडलूम क्षेत्र हो गया या कोसा वाले क्षेत्र हो गए, या फिर आप कह सकते हैं पैकेजिंग वाले क्षेत्र हो गए, कोकून प्रोसेसिंग क्षेत्र हो गए, इन सब क्षेत्रों में इनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे ये आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। तो यह मुख्यतः लक्षित किया गया है इस वर्ष धमतरी जिला को, और यहाँ पर महिला कौशल उपग्रह केंद्रों की स्थापना कर कौशल प्रशिक्षण इनको प्रदान किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की जाएगी। यह महिला कौशल केंद्र तो समझ में आता है, उपग्रह केंद्र क्यों बोला जा रहा है? उपग्रह केंद्र इसलिए बोला जा रहा है सैटेलाइट सेंटर, क्योंकि आप देखते होंगे जब हम सैटेलाइट छोड़ते हैं तो यह जो सैटेलाइट है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर तो काटते हैं, यह रहते हैं दूर, परंतु इनको कंट्रोल किया जाता है यहाँ के अर्थ के किसी केंद्र से, यानी इसरो जो है इस सैटेलाइट को कंट्रोल करता है, यानी सैटेलाइट घूम कहीं और रहा है और जो कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग सेंटर तो होंगे, ये होंगे जिला धमतरी में, पर ये कंट्रोल होंगे रायपुर से, एनआईटी रायपुर से, इसलिए इनको बोला जा रहा है उपग्रह केंद्र। और यह केवल जिला धमतरी के केवल जिला स्तर पर नहीं, यह ग्रामीण विकासखंड स्तर पर भी ये ऐसे कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे, इसलिए इनको बोला जा रहा है उपग्रह केंद्र। तो धमतरी जिले में मुख्यतः ऐसे कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। अगले 3 वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसके लिए बजट रखा गया है 90 लाख रुपए, यानी अगले 3 साल में 300 महिलाओं को यह ट्रेन करेंगे और इसके लिए वित्तीय सहायता रखी गई है 90 लाख रुपए, यानी ये 90 लाख रुपए खर्च करेंगे इन चीजों के लिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। स्त्री परियोजना मुख्यतः उद्देश्य किस चीज से संबंधित है? आर्थिक आत्मनिर्भरता ग्रामीण महिलाओं की। फिर इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? एनआईटी रायपुर द्वारा। लक्षित जिला कौन सा है? तो लक्षित जिला है हमारा धमतरी। 3 वर्षों में टारगेट क्या रखा गया है? 300 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का, और वित्तीय सहायता रखी गई 90 लाख रुपए। इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। खरीफ 2025-26 के लिए पीएसएस योजना लागू कर दी गई है छत्तीसगढ़ के लिए। पीएसएस योजना का क्या मतलब है? पीएसएस योजना का फुल फॉर्म होता है प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम इसे बोला जाता है पीएसएस योजना। अब यह प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है? जैसे धान की खरीदी एमएसपी पर की जाती है, वैसी दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से की जाएगी, उसे बोला जा रहा है पीएसएस योजना। अब ये दलहन तिलहन क्यों? क्योंकि आप देखेंगे केंद्र स्तर पर भी आप देखेंगे तो लगातार केंद्र सरकार जो है वो दलहन तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। आज के समय पर भी हम बहुत ज़्यादा दलहन जो है वो इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे दाल जो है वो विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, और सरकार चाह रही है कि हम दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसीलिए यह स्टेप उठाए गए हैं कि एमएसपी पर यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर दलहन एवं तिलहन उत्पाद भी खरीदे जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ से अब इस खरीद को मंजूरी दे दी गई है। पहले क्या होता था? पहले भी यह खरीदी हो रही थी, पर पहले एक कैप लगा हुआ था, लगभग 20-25% के आसपास ही यहाँ पर खरीदी हो पाती थी, बाकियों की जो है खुले मार्केट में किसानों को बेचने होते थे, परंतु अब यह लिमिट जो है बढ़ा दी गई है, इसीलिए इसे बोला जा रहा है पीएसएस योजना। तो यहाँ पर इसे देखते हैं कि है क्या आखिर ये। तो इस पीएसएस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य है राज्य में दलहन एवं तिलहन उत्पाद को बढ़ावा देना। इससे लाभ क्या होगा? राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ये अपनी दलहन तिलहन उपज बेच सकेंगे। इसके अंतर्गत प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उत्पाद कौन कौन से हैं? तो तुअर, उड़द, मूंग ये दलहन के अंतर्गत शामिल है, दलहन फसलों के अंतर्गत इनकी खरीदी की जाएगी, और सोयाबीन एवं मूंगफली इनकी खरीदी तिलहन फसलों के अंतर्गत की जाएगी। इसके लिए आप देख सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रखी गई है। तुअर के लिए हमारा 8,000 प्रति क्विंटल, उड़द के लिए 7,800 प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8,768 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन के लिए 5328 रुपये प्रति क्विंटल, और मूंगफली के लिए
67-83 रुपये प्रति क्विंटल। ये आपको एक आइडिया के लिए है, याद रखने की इसको जरूरत नहीं है। याद रखना चाहें आप इसको भले याद रख सकते हैं कि इनकी फसल की सीमा क्या रखी गई है, खरीद सीमा 3 क्विंटल पर एकड़, 3 क्विंटल पर एकड़, और यानी दलहन फसलों के लिए 3 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट रखी गई है। वहीं तिलहन के लिए आप देखिए, सोयाबीन के लिए 5 क्विंटल पर एकड़ और मूंगफली के लिए 7 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीद सीमा रखी गई है। छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार द्वारा 21,330 मीट्रिक टन तुअर की खरीदी की जाएगी। वहीं उड़द के लिए 25,530 मीट्रिक टन, मूंग के लिए 240, सोयाबीन के लिए 4210 और मूंगफली के लिए भी 4210 मीट्रिक टन। इतनी अमाउंट की खरीदी छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, यह कहने का तात्पर्य है। और ऐसी खरीद करने वाला, इस सपोर्ट स्कीम की तरह समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है राजनांदगांव। यह चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, केंद्र सरकार द्वारा इन दलहन तिलहन फसलों की भी खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, चूंकि वह राष्ट्रीय स्तर पर दलहन तिलहन के उत्पाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आपने कई योजना भी सुनी होंगी, जैसे पीएम धन धान्य योजना है या पीएम आशा परियोजना है। ये सब जो योजनाएं हैं, ये सब इसी के लिए चल रही हैं, दलहन तिलहन के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। संपूर्णता अभियान, यह अभियान देखते हैं। यह नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया था 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक। ये देश के जैसे 112 आकांक्षी जिले हैं, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिनको बोला जाता है, और 513 आकांक्षी विकासखंड जो है, 513 आकांक्षी विकासखंड जिन्हें बोला जाता है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, इनके लिए यह संपूर्णता अभियान लाया गया था। ये संपूर्णता अभियान क्या है? ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और आकांक्षी ब्लॉक में जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं बुनियादी सुविधाओं के लिए, बुनियादी सुविधाएं मतलब क्या है? स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत सेवा यानी पेयजल वगैरह हो गए, इन सब में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका हितग्राहियों तक 100% लाभ पहुंचाना और इन क्षेत्रों में सुधार पर विशेष फोकस करना इस संपूर्णता अभियान का मुख्यतः उद्देश्य था। चलिए वन बाय वन इसे देखते हैं। आपको एक बेसिक समझ तो यहाँ से प्राप्त हो ही गई होगी। इसका संचालन किया जा रहा था नीति आयोग द्वारा 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक। आकांक्षी जिलों में डेटा आधारित, परिणाम केंद्रित एवं नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्यतः उद्देश्य था। यानी विकास की मुख्य धारा में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक को वापस लाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए कार्यान्वयन क्या किया गया कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत सेवाओं के क्षेत्र में विशेष फोकस रखा गया और इन 3 महीनों में इन्हीं क्षेत्रों में संकेतकों को 100% संतृप्ति तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। 100% संतृप्ति यानी वही बात जो अभी हमने कही थी कि जो भी योजनाएं इस क्षेत्रों में चल रही हैं उनका लाभ हितग्राहियों तक अधिकाधिक पहुंचाना। अब ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे स्वास्थ्य के लिए हमारी पीएम आप कह सकते हैं आरोग्य योजना चल रही है, या फिर हमारी आयुष्मान भारत योजना चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्ड इनके बने हुए नहीं होते हैं, कईयों के कार्ड बने नहीं होते, कईयों को योजनाओं की ही जानकारी नहीं होती है। जनजातीय क्षेत्रों में आप देख लीजिए, वनांचल जो क्षेत्र है उनको इन चीज़ों के बारे में, वहाँ असाक्षरता भी थोड़ी ज़्यादा है, डिजिटल असाक्षरता होता और बहुत ज़्यादा है, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो शिविर लगाकर उनको इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, उनके कार्ड बनाए जाते हैं, राशन कार्ड हो गए, फिर आपका आयुष्मान भारत योजना वाले जो कार्ड हो गए, कई स्मार्ट कार्ड हो गए, फिर कृषि से जो हमारा मृदा कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब जो है जिससे लोन वगैरह लेना आसान होता है, ये सब कार्ड इनके लिए बनाए जाते हैं। यानी पात्र हितग्राहियों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी को बोला जा रहा है 100% संतृप्ति तक पहुंचाना, यानी विकास की धारा को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, इसे बोला जा रहा है 100% संतृप्ति, यानी हर व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए 6 प्रमुख संकेतक डिसाइड किए गए थे, इंडिकेटर्स डिसाइड किए गए थे कि इन क्षेत्रों में बिल्कुल लग करके काम करना है, एफर्ट देना है। तो गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीकरण, ताकि जो हमारा मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इनको कम किया जा सके। और ये कम कैसे होंगे, जब ये जो भी डिलीवरी होगी वह इंस्टीट्यूशनलाइज होगी। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब संस्थाओं में, जैसे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, या इन क्षेत्रों में इनकी डिलीवरी हो सके, ताकि जन्म के बाद जो शिशु है और माता है उनका भी प्रॉपर केयर वगैरह हो सके। इसलिए इनका पंजीकरण आवश्यक है। तो गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, यह एक लक्ष्य था, इंडिकेटर।
6 वर्ष तक के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन एवं पोषण सेवा वितरण, विद्यालय नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति एवं बुनियादी शैक्षणिक सुविधा संतृप्ति, यानी विद्यालय नामांकन तो बढ़ाना ही, उनकी उपस्थिति बनाए रखना, ये नहीं कि केवल नामांकन हो गया बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। बुनियादी शैक्षणिक सुविधा यानी स्कूलों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट वगैरह हो, इन सब के बारे में ध्यान देना। फिर बालिकाओं हेतु टॉयलेट एवं स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना, स्कूलों की बात हो रही है, स्कूल कॉलेजेस ये सब में। कृषि आजीविका से जुड़े लाभार्थियों को योजना की जानकारी, पीएम फसल बीमा योजना हो गए या पीएम किसान सम्मान निधि हो गए, इस प्रकार की जो भी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड हो गए, इन सब के बारे में किसानों को जानकारी देना, उनका पंजीकरण करना। फिर मवेशियों में खुरपका मुंहपका रोग खिलाफ टीकाकरण, यानी मवेशियों का भी वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात की गई थी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक, यहाँ पर मुख्यतः मवेशियों का पालन वगैरह किया जाता है, खेती इनके द्वारा ही की जाती है, इसलिए इनके रोग के खिलाफ वैक्सीनेशन। ये खुरपका मुंहपका क्या है, रोग होते हैं, ये खुर के यानी पैर के रोग हो गए, ये मुंहपका यानी मुंह के रोग हो गए, इनके खिलाफ वैक्सीनेशन। यह तो यह मुख्यतः 6 इंडिकेटर्स थे जिस पर ध्यान दिया गया। इसे ही बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स और सब चीजों में ध्यान दिया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया संपूर्णता अभियान, यानी सभी चीजों पर ध्यान देना। छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोडायवर्सिटी पार्क जो है विकसित किया जाएगा और यह स्थापित किया जाएगा खड़का क्षेत्र में, जो कि आता है जगदलपुर जिला के अंतर्गत। लगभग 479 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह बायोडायवर्सिटी पार्क जो है विकसित किया जाएगा। यह बायोडायवर्सिटी पार्क क्या होता है? बायोडायवर्सिटी पार्क सपोज आप मान सकते हैं कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्थानीय पेड़ पौधे या किसी विशेष प्रकार की पक्षी, तितली ये सब पाई जाती है, तो इनको प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। अब प्राकृतिक आवास में संरक्षित कैसे किया जाएगा? सपोज कोई बर्ड है, कोई तितली है, अब जैसे तितली है मान लेते हैं किसी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ जगदलपुर में तितली पार्क भी है, कांगेर घाटी वगैरह में, तो यहाँ पर जैसे तितली है, तो तितली के लिए क्या जरूरी है उनको बनाए रखने के लिए? फूल, फ्लावर्स। तो यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा विकसित किए जाएंगे। जैसे खड़का इतना बड़ा हमने क्षेत्र ले लिया 479 हेक्टेयर्स के, तितलियों को हमको संरक्षित करना है, तो मुख्यतः यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स अलग अलग टाइप के बहुत सारे लगा दिए। तो यहाँ पर तितलियां जो है लगातार रहेंगी, इनसे इन क्षेत्रों से बाहर ज्यादा जाएंगी नहीं, तो प्राकृतिक इनका यहाँ पर संरक्षण होगा। वैसे यदि कोई बर्ड है, यदि वो किसी एक विशेष प्रकार बर्ड है, जैसे हमारा हॉर्नबिल वगैरह है या फिर और अलग अलग टाइप्स के बर्ड है, तो उनकी अनुकूलता के लायक यहाँ पर जो भी पेड़ है ट्री प्लांटेशन वगैरह की जाएगा, ताकि बर्ड को सुरक्षित आवास मिल सके, खाने वगैरह मिल सके। तो इस प्रकार से प्राकृतिक क्षेत्र में जब उनको संरक्षित किया जाता है प्लांटेशन वगैरह के द्वारा, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करके, उनकी रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल फेवरेबल यहाँ पर सिचुएशन वगैरह प्रदान करके, तब इसको बोला जाता है बायोडायवर्सिटी पार्क। तो ऐसा ही बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए चुना गया है खड़का जगदलपुर को। फिर बार नवापारा अभ्यारण्य, इसमें बर्ड सर्वे किया गया था 16 से 18 जनवरी 2026 तक। बार नवापारा अभ्यारण्य किन क्षेत्र में स्थित है, कौन से जिले में आता है? बलौदाबाजार जिले में आता है ये। तो 16 से 18 जनवरी तक बर्ड सर्वे किया गया। 202 पक्षी प्रजातियां यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज हुए। बर्ड सर्वे के दौरान एक दुर्लभ ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन देखा गया, हरा कबूतर। ये देखिए, ये जो है इसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो यह ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन यहाँ पर देखा गया। 11 राज्यों से 70 प्रतिभागी फोटोग्राफर सहित 100 लोगों की इसमें सहभागिता हुई थी। तो यह जो बर्ड सर्वे है इस अभ्यारण्य में हर साल होता है, लगभग इसी जनवरी के आसपास ही होता है। देखा जाता है कि कौन से दुर्लभ यहाँ पर पक्षी पाए जा रहे हैं, कोई माइग्रेटरी स्पीसीज आई है क्या, फिर उनका ध्यान रखने के लिए वहां पर उस क्षेत्र को थोड़ा संरक्षित किया जाता है। बस्तर पंडुम 2026, लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ बस्तर पंडुम हुआ था, इसका दूसरा संस्करण इस वर्ष आयोजित किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था, यह आपको ध्यान रखना है कि ये बस्तर पंडुम की बात हो रही है, बस्तर ओलंपिक की बात नहीं हो रही। ओलंपिक जो हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, ये स्पोर्ट्स नहीं, ये जनजाति फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल है। तो यह मुख्यतः इसमें सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण संवर्धन की यहाँ पर बात होती है। मुख्यतः जनजाति संस्कृति से यह संबंधित है। उद्देश्य देखिए, बस्तर अचल की समृद्ध जनजाति संस्कृति, कला, लोक परंपरा का विरासत और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन, यानी इनको बचाना और इनको बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसका आयोजन किया गया था 10 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक। 3 चरणों में यह कार्यक्रम प्रस्तावित था। जनपद स्तरीय यानी ब्लॉक लेवल 10 से 20 जनवरी तक, फिर जिला स्तरीय कार्यक्रम 24 से 29 जनवरी, फिर संभाग स्तरीय कार्यक्रम 2 से
फरवरी तक आयोजित किया गया था। 7 जिलों में, बस्तर में जो 7 जिले हमारे, उनमें आयोजित किया गया था। आपका कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, नारायणपुर हो गया, बस्तर यानी जगदलपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गए, बीजापुर हो गए, सुकमा हो गए। इन 7 जिलों में यह आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत 1885 ग्राम पंचायत, 32 जनपद पंचायत, 8 नगर पालिका, 12 नगर पंचायत, 1 नगर निगम जो कि जगदलपुर का है, वहां पर यह आयोजित किया गया था। पिछले वर्ष यह प्रतियोगिता 7 विधाओं में आयोजित की गई थी, इस वर्ष 12 विधाओं में आयोजित की गई। यह विधाएं कौन कौन सी हैं? तो बस्तर जनजातीय नृत्य, जनजातीय गीत, जनजातीय नाट्य, जनजातीय वाद्य यंत्र, जनजातीय वेशभूषा आभूषण, पूजा पद्धति इनकी, जनजातीय शिल्प, फिर चित्रकला, पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन औषधि। इन 12 क्षेत्रों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। तो यह देखिए आप सभी जनजातीय संस्कृति से ही रिलेटेड है। जनजातीय संस्कृति हो गए या फिर जनजातीय कला हो गए या लोक परंपरा हो गए, इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित था। और इसी के लिए यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगाए गए थे। देश विदेश से यहाँ पर पर्यटन सैलानी वगैरह आए, इन्होंने इन जनजातीय संस्कृति से रूबरू हुआ। इससे क्या होता है, इनको मंच मिलता है, इनके सामानों की बिक्री होती है, लोगों से इनका संपर्क बढ़ता है, लोग भी इनके संपर्क में आते हैं, तो जनजातीय संस्कृति वगैरह का फैलाव होता है, संरक्षण होता है, प्रसार होता है। इसके लिए यह आयोजन किया जाता है, बस्तर पंडुम 2026। तो ये आपको मुख्यतः याद रखने हैं। 3 स्तर पर यह आयोजित हुए थे, 12 विधाओं में इसमें प्रतियोगिता हुई थी। इसी प्रकार से सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन इस वर्ष रखा गया था। पहला यह साल था बस्तर ओलंपिक के तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया गया। पहले संस्करण का आयोजन इस वर्ष रखा गया था। तो इसकी पंजीयन अवधि थी 28 दिसंबर से 12 जनवरी तक। त्रिस्तरीय आयोजन इसमें भी रखा गया था। विकासखंड ब्लॉक लेवल पर 28 जनवरी से 3 फरवरी, जिला स्तर पर 5 फरवरी से 10 फरवरी, संभाग स्तर पर 1 मार्च से 3 मार्च तक विभिन्न खेलों के अंतर्गत कंपटीशन यानी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। और यह प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता 2 स्तरों पर आयोजित की गई थी। एक हमारा जूनियर वर्ग यानी 14 से 17 साल के बच्चों के लिए, फिर सीनियर वर्ग 17 साल से अधिक जो भी हैं सभी के लिए ओपन था। इसमें प्रतियोगिताएं कुल 12 रखी गई थी। 12 विधाएं हमने बस्तर पंडुम में भी देखी और 12 खेल प्रतियोगिताएं सरगुजा ओलंपिक में भी रखी गई थी। एथलेटिक्स के अंतर्गत हमारी दौड़ हो गए, जेवलिन थ्रो हो गए, बहुत सारे इसके अंतर्गत खेल थे। शॉर्ट पुट हो गए। तो एथलेटिक्स के अंतर्गत 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, ये सब भी शामिल होते हैं एथलेटिक्स में। तो एक हो गया हमारा एथलेटिक्स, फिर हो गया तीरंदाजी, आर्चरी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फिर हॉकी और कुश्ती केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखे गए थे, यानी विकास खंड स्तर पर हॉकी एवं कुश्ती खेल नहीं हुआ था। हॉकी और कुश्ती केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुए थे। और रस्साकशी ये केवल प्रदर्शनात्मक खेल था, महिला सीनियर वर्ग के लिए ही बस था, यानी केवल महिलाओं के लिए, वो भी 17+ एज के लिए था, और यह केवल प्रदर्शनात्मक था। संभाग स्तर पर पुरस्कार भी डिक्लेयर किए गए थे, यानी संभाग स्तर पर इन खेलों में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं उनको इतनी इतनी राशि पुरस्कार प्रदान की गई। प्रथम स्थान के लिए 5,000 रुपए, द्वितीय के लिए 3,000, देखिए द्वितीय के लिए 4,000 है और तृतीय के लिए 3,000 है। यह थोड़ा उल्टा हो गया। तो प्रथम स्थान के लिए 5,000 रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 4,000, तृतीय के लिए 3,000 रुपए यहाँ पर प्रदान किए गए। यह इंडिविजुअल लेवल पर थे, यानी व्यक्तिगत विधा के अंतर्गत, जैसे सिंगल बैडमिंटन है उनके लिए। दलीय विधा, जो भी दलीय वाले गेम है, जैसे हमारा ये बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इनके लिए जब ये प्रथम स्थान पर आए संभाग स्तर पर, उन्हें 10,000 रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 6,000, तृतीय स्थान के लिए 4,000 रुपए से सम्मानित इनको किया गया था, प्रेरित करने के लिए। और यदि इसकी बात की जाए शुभंकर, तो यह था हमारा गजरू, जो कि एक हाथी था जिसका नाम रखा गया था गजरू। गज से आप नाम समझ सकते हैं, गज यानी क्या होता है, गज यानी हाथी होता है, तो गजरू इसका शुभंकर रखा गया था। प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 का आयोजन किया गया था इस वर्ष छत्तीसगढ़ में। पहला ऐसा आयोजन किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। यह आयोजन किया गया था ग्राम दुधली, बालोद के अंतर्गत। 9 जनवरी से 13 जनवरी के बीच यह आयोजन किया गया था। यह भारतीय स्काउट एवं गाइड्स का प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी था। यह राष्ट्रीय तो ठीक है, रोवर रेंजर क्या होते हैं? रोवर रेंजर देखिए, स्काउट्स एंड गाइड्स जब हम बोलते हैं, यह रोवर रेंजर जम्बूरी, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह 18 वर्ष से 25 वर्ष के स्काउट्स गाइड्स वगैरह के लिए रखा गया था। और इस वर्ष के जो भी हमारे जैसे फीमेल कैडेट्स होते हैं, जो महिला वर्ग होता है यानी बालिका वर्ग जो होता है, उनको बोला जाता है रेंजर।
और जो मेल वर्ग होता है यानी जो लड़के होते हैं, बॉय होते हैं, कैडेट, बॉय कैडेट्स, इनको बोला जाता है रोवर। इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा नाम दिख रहा होगा, रोवर रेंजर जम्बूरी। जम्बूरी यानी क्या होता है? जम्बूरी यानी एक शिविर टाइप का कैंप वगैरह जो लगा दिया जाता है, उसकी बात हो रही है। तो रोवर रेंजर जम्बूरी यह आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ में बालोद जिला के अंतर्गत ग्राम दुधली में। इसके अंतर्गत 4252 रोवर रेंजर्स ने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई। कुल 15,000 से अधिक सीनियर स्काउट गाइड्स वगैरह शामिल हुए थे। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 4,000 से अधिक, और यदि कुल देखा जाए तो 15,000 से अधिक। हालांकि आपको इसमें मुख्यतः ध्यान रखना है आयोजन किस क्षेत्र में किया गया था, तो बालोद क्षेत्र में किया गया था। तिथि कौन सी थी? 9 से 13 जनवरी। यह विवेकानंद जयंती के आसपास की तिथि, गांधी जी से लेकर के विवेकानंद जी तक यह आयोजित किया गया था। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये 9 जनवरी जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना गांधी जी के लिए, इसलिए। फिर कांगेर घाटी में मिली एक अनोखी ग्रीन गुफा पाई गई है कांगेर घाटी में। यह क्षेत्र कौन सा है? कांगेर घाटी हमारा जगदलपुर वाले क्षेत्र में स्थित है, बस्तर में। उसकी बात यहाँ पर हो रही है। फिर इसका नाम दिया गया है ग्रीन केव यानी ग्रीन गुफा। ग्रीन गुफा क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यहाँ की गुफा की दीवारों में आप देखिए ऐसे लटकते चूना आकृति पाई गए हैं। इसको बोला जाता है, देखिए दो प्रकार की आकृति मिलती है। एक तो हमारी छत से लटकी हुई, जो ये आपको दिख रही है, ये इस प्रकार से जो लटकी होती है ना, इसको बोला जाता है स्टेलेक्टाइट। और जब ये जमीन से ऊपर उठती हैं तब इन्हें बोला जाता है स्टेलेग्माइट। ये है एक माइट और एक है टाइट, ये होते हैं। तो ये विशेषता क्या है? दीवारों से ऐसी ग्रीन हरे रंग की सूक्ष्म जीवी परतें पाई गई है। क्योंकि ये ग्रीन कलर्स की, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है ग्रीन केव। और ये चूना पत्थर शैल से निर्मित यह गुफा कांगेर घाटी की दुर्लभ विशिष्ट गुफाओं में से एक है। इस प्रकार की ग्रीन केव पहली ऐसी पाई गई है। यह स्थिति क्या है? इसकी स्थिति क्या है? कंपार्टमेंट क्रमांक 85 कोटमसर परिसर, यानी जो हमारी कुटुमसर गुफा है या कुटमसर गुफा जिसको बोलते हैं, कोटमसर गुफा भी बोल देते हैं, कई बार कुटुमसर गुफा भी बोल देते हैं। तो इस क्षेत्र में यह ग्रीन केव जो है वो पाया गया है। तो पहला अपनी प्रकार का यह गुफा है, इसलिए आपको यह क्षेत्र याद रखना है। कौन से क्षेत्र में यह है? कांगेर घाटी यानी कि जिला जगदलपुर में यह पाया गया है। अपार्टमेंट क्रमांक क्या है? 85। इसको बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों हाईलाइट किया गया है। कंपार्टमेंट क्रमांक 85, तो इसको भी आप याद रखेंगे। मूकमाटी एक्सप्रेस, यह क्या है? रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है ट्रेन, उसका नया नाम रखा गया है मूकमाटी एक्सप्रेस। तो मूकमाटी ही क्यों? क्योंकि महान जैन संत आचार्य विद्यासागर जी, जिन्होंने अपना देह त्याग किया था यहाँ पर डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी पर्वत में, उनकी एक कृति है, यानी उनकी एक रचना है। उन्होंने एक रचना की है, एक ग्रंथ की रचना की है, जिसका नाम है मूकमाटी। तो इसी मूकमाटी कृति के नाम पर रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नया नामकरण कर दिया गया है मूकमाटी एक्सप्रेस। तो उनकी रचना जो है उसका नाम है मूकमाटी, और इसी रचना के नाम पर इस ट्रेन का नया नाम रखा गया मूकमाटी एक्सप्रेस। रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की बात हो रही है। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी निकाली गई थी। तो छत्तीसगढ़ की झांकी जो है वह आधारित थी देश का पहला जनजातीय डिजिटल संग्रहालय पर, जो कि नवा रायपुर में स्थित है। इस थीम पर यह हमारी गणतंत्र दिवस की झांकी रखी गई थी छत्तीसगढ़ की। इसके अग्रभाग पर वीर गुंडाधुर को प्रदर्शित किया गया। 1910 भूमकाल विद्रोह के ये नायक रहे हैं। पृष्ठ भाग पर वीर नारायण सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं, उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी रखी गई थी। यह देखिए यहाँ पर वीर गुंडाधुर दिख रहे होंगे आपको, और पीछे में यह घोड़े पर सवार वीर नारायण सिंह दिख रहे हैं। यहाँ पर बीच में आप देखेंगे तो डिजिटल संग्रहालय की प्रदर्शनी वगैरह है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह देश का पहला जनजातीय डिजिटल संग्रहालय है। जनजातीय शब्द आपको याद रखना है, क्योंकि देश में डिजिटल संग्रहालय तो और भी है, परंतु जनजाति यानी ट्राइबल डिजिटल संग्रहालय जो है वो पहला ऐसा नवा रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में। रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया था 23 से 25 जनवरी 2026 तक। स्थान था हमारा पुरखौती मुक्तांगन, नवा रायपुर, अटल नगर में। रायपुर साहित्य उत्सव, बहुत से साहित्यकार देश विदेश से, देश के अन्य राज्यों से भी आमंत्रित किए गए थे। ये यहाँ पर आए और यहाँ पर अपनी इन्होंने जो भी अनुभव है वह हमारे साथ शेयर किए। इनकी थीम रखी गई थी इस रायपुर साहित्य उत्सव की, आदि से अनादि तक। उद्देश्य था छत्तीसगढ़ की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजना। छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का इसमें मुख्यतः योगदान था। आयोजन किया गया था साहित्यिक संवाद, विचार मंथन, समकालीन विषयों पर परिचर्चाएं, यानी साहित्य से संबंधित यहाँ पर संवाद हुए, साहित्यिक योगदान और हमारे जीवन पर प्रभाव, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, कहाँ अवेलेबल है, आजकल क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं, इन सब क्षेत्रों के लिए यहाँ पर संवाद रखा गया था। विचार मंथन, आपसी
आजकल के विषयों पर परिचर्चाएं की गई थी। डिजिटल युग आजकल ज़्यादा चल रहा है, तो डिजिटली हम कैसे साहित्यों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस बात पर चर्चाएं हुई। कविता पाठ यहाँ पर हुए, कथा सत्र, पुस्तक विमोचन कई हुई, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहाँ रखी गई, कई प्रकार के कला प्रदर्शन यहाँ पर हुए, नृत्य वगैरह। तो यह पूरी तरीके से एक होलिस्टिक एक ऑर्गेनाइजेशन था। रायपुर साहित्य उत्सव 23 से 25 जनवरी 3 दिवसीय आयोजन था। पुरखौती मुक्तांगन में यह आयोजन था। आदि से अनादि तक इसकी थीम थी। यह 3 चीजें आपको मुख्यतः याद रखनी है। फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, इसे हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट उन्नति, वन लाइनर्स ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। प्रोजेक्ट उन्नति यह क्या है? मनरेगा अंतर्गत 60 दिनों से अधिक कार्य कर चुके श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे बोला जाता है प्रोजेक्ट उन्नति। अब मनरेगा के अंतर्गत क्या है? मुख्यतः 100 दिवस की रोजगार गारंटी है सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। चलिए 50 दिन और दी जा रहे हैं, यानी 150 दिन की इनकी रोजगार गारंटी है। परंतु साल में दिन होते हैं 365, बाकी दिन ये क्या करे? बाकी दिन ये बेरोजगार ना रहे, इसके लिए इनको एक क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है, कौशल प्रशिक्षण इनको दिया जाता है, ताकि बाकी के 150 दिन यह इन कामों को करके अपनी आजीविका चला सके। इसको बोला जाता है प्रोजेक्ट उन्नति। फिर है प्रोजेक्ट ग्रीन पालना। शासकीय अस्पतालों में प्रसव के उपरांत माताओं को फलदार पौधे भेंट के स्वरूप में दिए जा रहे हैं। जो भी प्रसव सरकारी अस्पताल में हो रहे हैं, डिलीवरी के पश्चात जब डिस्चार्ज किया जाता है तो उनको एक पौधा भेंट स्वरूप दिया जा रहा है, इसे बोला जा रहा है प्रोजेक्ट ग्रीन पालना। प्रोजेक्ट पाई पाई, वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, मुख्यतः बैंकिंग सेवा, बचत वगैरह के लिए, इसे बोला जा रहा है प्रोजेक्ट पाई पाई। फिर मिशन कनेक्ट, सुकमा जिले में यह शुरुआत की गई है प्रशासन जनता के बीच दूरी खत्म करने के लिए। यानी यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं घर घर जाकर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, हितग्राहियों का चयन कर रहे हैं, उनका पंजीकरण कर रहे हैं, इसे बोला जा रहा है मिशन कनेक्ट। कुछ महत्वपूर्ण उत्सव एवं आयोजन किए गए। जनवरी फरवरी का महीना जो है, मुख्यतः मेला उत्सव आयोजन बहुत ज्यादा इसमें होते हैं। एक तो होते हैं आपके जनवरी फरवरी, या जो आपका पूस और माघ वाला क्षेत्र होता है। फिर आपके होते हैं उधर शरद के समय पर, यानी कार्तिक महोत्सव, कार्तिक वगैरह का जो समय होता है, और एक सावन। इन 3 समय पे बहुत ज्यादा मेला महोत्सव छत्तीसगढ़ वगैरह में आयोजित होते हैं, तो ये हमको देखना है। एक तो हमारा तातापानी महोत्सव 14 से 16 जनवरी, यानी मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला आयोजन होता है। तातापानी कहाँ पर स्थित है? बलरामपुर। फिर सिरपुर महोत्सव महासमुंद, 1 से 3 फरवरी तक आयोजित इसको किया गया। राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव, यह 15-16 जनवरी के लिए, और यहाँ पर इस महोत्सव के लिए पहले शासकीय अनुदान मिलता था 5 लाख रुपए, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपए। दुधवा इको एडवेंचर फेस्ट, कांकेर की बात हो रही है, 24 से 26 जनवरी। प्राकृतिक संरक्षण, इको पर्यटन, युवाओं में इन खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया था एडवेंचर फेस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं एडवेंचर फेस्ट, यानी हिल क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग वगैरह की यहाँ पर बात हो रही है। ताला महोत्सव बिलासपुर में आयोजित किया गया 30 से 31 जनवरी। देवरानी जेठानी मंदिर भी यहीं पर स्थित है, आप बोल सकते हैं। 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला, यह गिरवतपुरी धाम 22 से 24 फरवरी तक। फिर राजिम कुंभ कल्प मेला का आयोजन माघ के समय पर 1 से 15 फरवरी तक। शिवरी नारायण मेला भी इसी समय पर आयोजित होता है 1 से 15 फरवरी। अबूझमाड़ पीस मैराथन का आयोजन किया गया था 31 जनवरी 2026 को, 21 किलोमीटर का। यह है हाफ मैराथन, जो फुल मैराथन वो होता है 42 किलोमीटर का, और यह 21 किलोमीटर का आयोजन था, इसलिए इसे बोला जा रहा है हाफ मैराथन। चलिए कुछ वन लाइनर्स है लास्टली, वो देखते हैं। विष्णुदेव साय के नवनियुक्त सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? वह है आर कृष्ण दास। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्षा हैं वैसे देखा जाए तो नीलू शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2026 को इस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो यह महतारी गौरव वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है। अपेडा का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा रायपुर में। अपेडा यानी क्या है? यह फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, जो भी हमारी जैसे फूड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग से जो प्रोडक्ट बनते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। तो फूड प्रोसेसिंग करके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, इनकी एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी यह लेता है अपेडा। इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का काम करता है अपेडा। और चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए अपेडा का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी खुला है, वह खुला है रायपुर में। मलेनिया डैम जलाशय में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया है। यह कौन से जिले में स्थित है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र यानी वल्चर सेफ जोन का निर्माण किया जा रहा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र, बीजापुर वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र यानी क्या? यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं गिद्धों के लिए, जैसे 50 किलोमीटर का क्षेत्र हमने बना दिया। यहाँ पर जो गिद्धों को नुकसान पहुंचाते हैं कई दवाएं जो पशुओं को दी जाती है, जैसे डाइक्लोफेनाक वगैरह हुए, तो इन सबको यहाँ पर बैन कर दिया जाता है। जैसे 50 किलोमीटर का क्षेत्र हमने ले लिया,
यहाँ पर इन दवाओं को बैन कर दिया जाता है क्योंकि ये डेड्स पर फीड होते हैं, जो मृत पशु होते हैं, मृत जीव होते हैं, उन पर फीड होते हैं, वह उनका खाना होता है गिद्धों के लिए। तो ऐसे 50 किलोमीटर के क्षेत्रों में इन दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और ऐसे क्षेत्र अनुकूलित किए जाते हैं ताकि यहाँ पर गिद्ध की संख्या बढ़ सके। यह गिद्ध संरक्षित क्षेत्र वल्चर सेफ जोन का निर्माण किया जा रहा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। अटल विहार योजना तहत आधुनिक पर्यटन आवासीय परिसर निर्माण किया जाएगा मैन पार्ट में। श्री राम जानकी मंदिर सिरकिट्टी धाम यह स्थित है गरियाबंद जिले में। यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री गए थे, पूजा अर्चना वगैरह की थी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म साइट में पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया गया था राजमेरगढ़, जो कि स्थित है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। राजमेरगढ़ गौरेला पेंड्रा मरवाही की सबसे ऊंची चोटी भी है, यह भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर पर्यटन गतिविधियों का आयोजन लगातार किया जाता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तहत लक्ष्य प्राप्ति में पूरे राज्य में अग्रणी है कोंडागांव जिला। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 अवसर पर इलेक्शन मैनेजमेंट एवं लॉजिस्टिक्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सूरजपुर जिले को। कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना यानी अस्पताल के अंतर्गत कितनी स्वच्छता है, इसके लिए कौन सा जिला चिकित्सालय प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा, तो वह था सूरजपुर जिला अस्पताल। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना है। इसके तहत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कौन सा कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में विकसित किया जाएगा, तो यह है भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना। भोरमदेव मंदिर में ऐसी विकास कॉरिडोर बनेगी जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बनाया गया। इसकी लागत कुल होगी 146 करोड़ रुपए। पटना आयोजित साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक छत्तीसगढ़ की ओर से किसने जीता है, तो यह है रिया तिवारी। यह भारतीय टीम थी जिसने साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और इस टीम की मेंबर रही थी रिया तिवारी, जो कि कवर्धा से बिलोंग करती है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी NQAS प्रमाणन प्राप्त किया गया है किसके द्वारा, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी रायपुर। यह एक लेबोरेटरी है, जिला अस्पताल नहीं है। जिला अस्पताल के अंतर्गत लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जहां पर कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गए, शुगर टेस्ट हो गए, BP वगैरह हो गए, ये सब इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, इनको NQAS प्रमाण पत्र मिला है केंद्र सरकार द्वारा। नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमिता केंद्र की स्थापना के लिए किसके साथ MOU किया गया है, तो यह MOU किया गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी STPI के साथ। तो यह थे हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स जनवरी महीने पर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। इसके बाहर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल यह गारंटी है, मुझे 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है करंट अफेयर्स फील्ड में, तो यह मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ। जितने यहाँ पर ऐसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में करंट अफेयर्स कवर होंगे, MCQ फॉर्मेट में करंट अफेयर्स कवर होंगे, इन दोनों को यदि आपने कर लिया तो इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे सारे आपसे बन जाएंगे, जो आपसे नहीं बनेंगे वो गारंटी है कि वह और किसी से भी नहीं बनने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इतनी चीज़ें आपको कवर करके चलनी है, इसके बाद बहुत ही कम चांसेस हैं कि गिर कोई क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही कुछ और करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।